नमस्ते। ददरा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। हम लोग हिंदी व्याकरण पर चर्चा कर रहे हैं और हिंदी व्याकरण में हम लोग वर्ण विचार का अध्ययन कर रहे हैं। वर्ण विचार में हम लोग अभी तक स्वर, व्यंजन, अयोगवाह, उनके उच्चारण स्थान, उनके वर्गीकरण आदि पर चर्चा कर चुके हैं। उससे आगे बढ़ते हुए हम लोग हिंदी के भाषिक तत्व, अक्षर, बलाघात, अनुतान, विवृत पर चर्चा कर चुके हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने वर्ण संयोग के विषय में अध्ययन किया था, तो आइए आज की कक्षा में उससे आगे बढ़ते हुए क्रम पर हम लोग वर्ण विच्छेद की चर्चा करते हैं। वर्ण विच्छेद हिंदी व्याकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह न केवल परीक्षा में सीधे सीधे पूछा जाता है, बल्कि हिंदी शब्दकोश में जो शब्दों का क्रम होता है उसके निर्धारण में वर्ण विच्छेद की बहुत महती भूमिका होती है। इसके साथ ही वर्ण विच्छेद के बिना हम लोग संधि और उसके विच्छेद का कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो आइए आज की कक्षा में हम लोग वर्ण विच्छेद पर चर्चा करते हैं। तो आज हमारा बिंदु क्या हुआ? वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद, इसे वर्ण विच्छेदन, इसे वर्ण विच्छेदन, वर्ण पल्लवन, वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेदन, वर्ण पल्लवन या इसे वर्ण विश्लेषण भी कहा जाता है। इसे वर्ण विश्लेषण भी कहा जाता है। यह हिंदी के व्याकरण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। तो वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? तो किसी शब्द के वर्णों को किसी शब्द के वर्णों को किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करना ही किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद कहलाता है। हम लोग जानते हैं कि वर्ण से तात्पर्य स्वर और व्यंजन से होता है, जबकि विच्छेद हिंदी की एक शब्द है जिसका अर्थ अलग अलग करना होता है। तो वर्ण विच्छेद का क्या अर्थ हुआ? किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। लिखित भाषा में शब्दों की रचना वर्णों से होती है, अतः शब्दों की रचना को जानने के लिए हम उन वर्णों को अलग अलग कर देते हैं जिन वर्णों से मिलकर के शब्द बना हुआ होता है। तो शब्द के वर्णों को अलग अलग करके दिखाना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद के लिए जानना यह अति आवश्यक होता है कि शब्द की रचना किन किन वर्णों से हुआ है और किस क्रम में हुआ है। वर्ण विच्छेद के लिए क्या आवश्यक है? कि वर्ण विच्छेद के लिए कि शब्द की रचना किन किन वर्णों से हुआ है और किस क्रम में हुआ है। वर्ण के साथ ही हमको क्रम का भी ध्यान रखना आवश्यक है। वर्णों की जानकारी एवं क्रम जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें शब्दों का उच्चारण सटीक और सही ढंग से करना चाहिए। यदि हमारा उच्चारण सटीक और सही नहीं होगा तो हम लोग शब्द का गलत उच्चारण करेंगे, और यदि हम लोग शब्द का गलत उच्चारण करेंगे तो हमारा वर्ण विच्छेद गलत हो जाएगा। तो वर्ण विच्छेद करते समय कुछ नियमों का ध्यान रखना पड़ता है। तो आइए देखते हैं कि वह नियम कौन कौन से हैं। तो वर्ण विच्छेद में वर्ण विच्छेद करते समय वर्ण विच्छेद करते समय निम्नलिखित नियमों का
निम्नलिखित नियमों का ध्यान रखना चाहिए। वर्ण विच्छेद करते समय हमें कुछ नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। यदि हम उन नियमों का सही से पालन नहीं करेंगे तो हमारा वर्ण विच्छेद गलत हो जाएगा। तो पहला क्या नियम है? पहला नियम है, नियम नंबर 1 है वर्ण विच्छेद पहला नियम कौन सा है? तो वर्ण विच्छेद मूल वर्ण के रूप में करना चाहिए। हमारा पहला नियम कौन सा है? तो पहला नियम है कि वर्ण विच्छेद मूल वर्ण के रूप में करना चाहिए। वर्ण विच्छेद में शब्दों का विच्छेदन मूल वर्ण के रूप में होता है, क्योंकि हिंदी वर्णमाला में मूल वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वह कौन से होते हैं? तो वह स्वर और व्यंजन होते हैं। विच्छेद करते समय हमें स्वर और व्यंजन को अलग अलग मूल रूप में ही लिखना होता है। हिंदी भाषा में शब्द किससे मिलकर बना होता है? तो शब्द स्वर और व्यंजन से मिलकर बना होता है। स्वर और व्यंजन से मिलकर बना होता है। हमें क्या करना चाहिए? हमें शब्दों का जो विच्छेदन होता है, शब्दों का जो विच्छेद होता है वह स्वर और व्यंजन के रूप में करना चाहिए। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि हमारे साथ हिंदी में स्वर कितने रूपों में आता है? तो हिंदी में स्वर 2 रूपों में आता है। किस रूप में? पहला है मूल रूप में। कैसे? जैसे अ, आ, ई इस रूप में। दूसरा होता है मात्रा या जिसे वर्तनी कहते हैं, मात्रा रूप में। जैसे आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, इस तरह से। तो हम जानते हैं कि हिंदी में स्वर 2 रूपों में प्रयोग होता है। पहला है स्वतंत्र वर्ण के रूप में या मूल रूप में, जैसे अ, आ इस प्रकार है। और दूसरा होता है मात्रा रूप में। तो वर्ण विच्छेद करते समय हमें स्वर को उसके मूल रूप में अर्थात अ, आ, आदि के रूप में प्रयोग किया जाता है, न कि मात्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमको किसान का वर्ण विच्छेद करना है, तो हमारा विच्छेद इस प्रकार से होगा क, ई, स, आ, न और अ। हमारा वर्ण विच्छेद इस प्रकार से होगा, न कि हम लोग इस प्रकार से इसका वर्ण विच्छेद कर दें क, छोटी ई, स, आ, न और अ। तो हम लोग स्वरों के उसके मूल रूप के आधार पर वर्ण विच्छेद करते हैं, न कि हम लोग इसको मात्रा के रूप में करते हैं। यदि हम लोग शब्दों का वर्ण विच्छेद इस प्रकार से कर देंगे कि स्वर के स्थान पर उसके मात्रा का प्रयोग कर देंगे, तो हमारा वर्ण विच्छेद क्या हो जाएगा? वह दोषपूर्ण हो जाएगा। वह क्या हो जाएगा? वह गलत हो जाएगा। इसी प्रकार व्यंजन का वर्ण विच्छेद व्यंजन के मूल रूप में होता है। व्यंजन का मूल रूप क्या होता है? तो जो व्यंजन का मूल रूप होता है, व्यंजन का मूल रूप क्या होता है? तो व्यंजन का मूल रूप हल सहित होता है। क, ख, ग इस तरह से होता है। किस रूप में होता है? क, ख, ग मतलब हल सहित क, हल सहित ख, हल सहित ग इस रूप में होता है।
व्यंजन वर्ण का विच्छेद व्यंजन के मूल रूप के अर्थात हल सहित व्यंजन के रूप में होता है। यदि किसी शब्द में आधा व्यंजन आ जाए तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको आधे रूप में नहीं लिखेंगे। यदि किसी शब्द में मान लीजिए किसी शब्द में यदि जैसे पक्का आ गया तो यहां पर हम लोग क को इस प्रकार से नहीं लिखेंगे, बल्कि क को पूरा लिखेंगे और उसके नीचे हल का चिन्ह लगा देंगे। अर्थात पहला नियम क्या है कि वर्ण विच्छेद मूल वर्ण के रूप में होता है। पहला क्या है कि वर्ण विच्छेद मूल वर्ण के रूप में होता है। तो हम लोग जानते हैं कि हिंदी भाषा में स्वर दो रूपों में पाया जाता है। पहला होता है अपने मूल रूप में, दूसरा होता है मात्रा रूप में। तो वर्ण विच्छेद करते समय स्वर को उसके मूल रूप में लिखा जाता है, न कि मात्रा रूप में। उसी प्रकार व्यंजन भी अपने मूल रूप में लिखे जाते हैं। मूल रूप अर्थात हल चिन्ह लगा करके किए जाते हैं। यदि किसी शब्द में आधा व्यंजन आ जाता है तो उसको आधा नहीं लिखते हैं, उसको क्या लिखते हैं, उसको उसको पूरा रूप में लिखते हैं और उसके नीचे हल्का चिन्ह लगा देते हैं। तो हम लोग पहले नियम को देख लिए हैं। पहला नियम क्या है कि मूल वर्ण के रूप में विच्छेद। इसे फिर से देख लेते हैं। वर्ण विच्छेद में शब्दों का विच्छेदन मूल वर्ण के रूप में होता है, क्योंकि हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से दो प्रकार के वर्ण पाए जाते हैं, स्वर और व्यंजन। तो शब्दों का वर्ण विच्छेद स्वर और व्यंजन के मूल रूप के ही अनुसार किया जाता है। और हिंदी भाषा में स्वर दो रूप में पाए जाते हैं। तो पहला होता है अपने मूल रूप में, दूसरा होता है मात्रा रूप में। तो हम लोग स्वरों का जो वर्ण विच्छेदन करते हैं तो वह स्वर के मूल रूप के अनुसार किया जाता है, न कि उनके मात्रा के अनुसार किया जाता है। इसी प्रकार व्यंजन का भी वर्ण विच्छेद व्यंजन के मूल रूप में किया जाता है, न कि आधे अधूरे व्यंजन को आधा अधूरा लिखा जाता है। उसको पूरा लिख दिया जाता है और उसको स्वर रहित दर्शाने के लिए उसके नीचे हल्का चिन्ह लगा देते हैं। दूसरा नियम कौन सा है, तो दूसरा नियम है कि वर्ण विच्छेद उच्चारण के अनुसार होता है। दूसरा नियम है वर्ण विच्छेद उच्चारण के आधार पर। वर्ण विच्छेद उच्चारण के आधार पर। वर्ण विच्छेद किस आधार पर होता है, तो वर्ण विच्छेद उच्चारण के अनुसार होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि शब्दों का वर्ण विच्छेद सदैव उच्चारण के क्रम में होता है, न कि शब्दों के लिखित क्रम में। कभी कभी क्या होता है कि शब्दों का लिखित क्रम उच्चारण के अनुसार कुछ भिन्न हो सकता है। तो हमें वर्ण विच्छेद करते समय क्या करना चाहिए, हमें वर्ण विच्छेद करते समय शब्दों के उच्चारण क्रम को ध्यान में रखना चाहिए, न कि लिखित क्रम में। तो आइए इसको देख लेते हैं। वर्ण विच्छेद उच्चारण के अनुसार, न कि लिखित क्रम के अनुसार। न कि लिखित क्रम के अनुसार। इसको हम लोग एक उदाहरण से देख लेते हैं। वर्ण विच्छेद उच्चारण के आधार पर होना चाहिए, न कि लिखित क्रम के अनुसार। कैसे, अभी हमने उदाहरण दिया है किताब या किसान ही देख लेते हैं, किसान। अब इसका लिखित क्रम क्या है, इसका लिखित क्रम है कि पहले छोटी ई की मात्रा है, फिर क है, लेकिन उच्चारण में क्या है कि क के ऊपर छोटी मात्रा है, क पे छोटी ई की मात्रा लगती है। तो इसीलिए हम लोग इसका वर्ण विच्छेद उच्चारण के आधार पर करेंगे। इसका वर्ण विच्छेद क्या होगा, क, ई, स, आ, न, ए। इसका वर्ण विच्छेद यह सही होगा, न कि हम लोग लिखित के रूप में कर दें। तो लिखित में सबसे पहले क्या है कि छोटी ई की मात्रा है, फिर क है, फिर स, फिर आ, फिर न और फिर ए। यानी हम लोग वर्ण विच्छेद किसके आधार पर करते हैं, तो वर्ण विच्छेद उच्चारण के आधार पर किया जाता है, न कि लिखित क्रम के अनुसार।
लिखित क्रम में सबसे पहले छोटी ई की मात्रा दिखाई पड़ रही है तो हम लोग पहले छोटी ई नहीं लिखेंगे, इस बात का हम लोग ध्यान करेंगे, अन्यथा हमारा वर्ण विच्छेद क्या हो जाएगा, दोषपूर्ण हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोषपूर्ण हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसी प्रकार कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं, इसी प्रकार कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो क्या होते हैं कि जो लेखन में दूसरी तरह से दिखाई पड़ते हैं, लगता है कि अमुक वर्ण उसके आगे या पीछे है, तो उसका वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं। तो एक शब्द हम लोग देख लेते हैं, पुनर्ख्याति। पुनर्ख्याति। अब यहां देखने पर क्या होता है, यहां देखने पर यह मालूम पड़ता है कि जो रेफ है क्या, वह ख के बाद है। क्या है, यहां देखने पर क्या प्रतीत होता है कि जो रेफ है वह ख के बाद है, जबकि उच्चारण कैसे होता है, पुनर्ख्याति, यानी रेफ का उच्चारण ख से पूर्व में होता है। इसलिए इसका वर्ण विच्छेदन किस प्रकार से करेंगे, उच्चारण के आधार पर। इसका वर्ण विच्छेदन क्या होगा, तो प उ न ए र ख य आ त और ई। पुनर्ख्यात इस रूप में होगा, न कि यह इस रूप में होगा, प उ न ए ख र य आ त और इस रूप में नहीं होगा। देखिए पुनर, इसको धीरे से अगर हम बोलेंगे तब समझ में आएगा, पुनर्ख्याति, तो प उ न र ख य आ तई, इसका वर्ण विच्छेद इस रूप में होगा, न कि देखने पे क्या लगता है कि रेफ ख के बाद है, तो इस रूप में इसका वर्ण विच्छेद नहीं करेंगे। तो दूसरा नियम क्या हो गया कि वर्ण विच्छेद उच्चारण के आधार पर किया जाता है, न कि लिखित रूप के अनुसार किया जाता है। उम्मीद है कि इन दोनों उदाहरणों से आपका कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हुआ होगा। आइए तो हम लोग अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। पहला नियम क्या हो गया कि वर्ण विच्छेद मूल वर्ण के रूप में करना चाहिए, अर्थात वर्ण विच्छेद स्वर और व्यंजन के रूप में करना चाहिए। दूसरा नियम क्या हो गया कि वर्ण विच्छेद उच्चारण के आधार पर किया जाता है या उच्चारण के आधार पर करना चाहिए, न कि लिखित रूप के आधार पर करना चाहिए। तो हमने दिखाया कि जैसे किसान है तो पहले लिखित आधार पर क्या है, क्या के पहले छोटी ई की मात्रा नजर आती है, लेकिन उच्चारण क्या होता है कि क्या के बाद ई की मात्रा लगती है। उसी प्रकार पुनर्ख्यात में हम लोग देखते हैं कि रेफ का चिन्ह क्या होता है, वह ख के बाद दिखाई देता है, लेकिन इसका उच्चारण किससे होता है, ख के पूर्व में होता है। इसलिए वर्ण विच्छेद किसके आधार पर करना चाहिए, वर्ण विच्छेद शब्द के उच्चारण के आधार पर करना चाहिए, न कि लिखित क्रम के अनुसार किया जाना चाहिए। इसीलिए वर्ण विच्छेद करते समय हमको शब्द का सटीक और सही ढंग से उच्चारण करना चाहिए। अब आगे हम लोग देखते हैं तीसरा नियम देख लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन के अतिरिक्त भी कुछ वर्ण पाए जाते हैं। यह वर्ण हमारे वर्ण विच्छेद को काफी प्रभावित करते हैं। हम लोगों ने स्वर और व्यंजन के विषय में देख लिया कि स्वर और व्यंजन का जो वर्ण विच्छेद होता है वह उनके मूल रूप में किया जाता है। आइए हम लोग इससे आगे बढ़ते हुए क्रम में देखते हैं कि अयोगवाह का वर्ण विच्छेद कैसे किया जाता है। तो आइए हमारा तीसरा बिंदु हुआ या तीसरा नियम हुआ
अयोगवाह का वर्ण विच्छेद। अयोगवाह का वर्ण विच्छेद। अयोगवाह के विषय में हमने बहुत से वीडियो देखा, बहुत से पुस्तक देखे, उसमें बहुत ही भ्रांतियां हैं। तो आइए हम लोग अयोगवाह को तार्किक ढंग से पढ़ते हैं, तार्किक ढंग से देखते हैं, और अयोगवाह का जो वर्ण विच्छेदन हम लोग सीखेंगे उसको तर्क की कसौटी पर कसा जाएगा। यदि तर्क की कसौटी पर वह विच्छेद सही होगा तो आप लोग उसको सही मानिएगा, अन्यथा हमारे वीडियो को आप लोग गलत मानिएगा। हालांकि मैंने भरसक प्रयास किया है कि मानक पुस्तकों का सहारा लेकर ही आप लोगों को जो भी ज्ञान दिया जाए, जो भी चर्चा किया जाए, वह मानक पुस्तकों के आधार पर किया जाए। तो आइए अयोगवाह के विषय में चर्चा करते हैं। हिंदी की वर्णमाला में दो तरह के वर्णों को अयोगवाह की संज्ञा दी जाती है। वह वर्ण कौन कौन से हैं? वह वर्ण है अंग और अ। अंग और अ को हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह की संज्ञा दी जाती है। यह कौन कौन से वर्ण हैं? अंग और यह। हिंदी की वर्णमाला में दो तरह के वर्णों को अयोगवाह की संज्ञा दी गई है। वह वर्ण कौन कौन से हैं? तो वह वर्ण है अंग और अ। यह दोनों वर्ण वर्णमाला में अ के योग से लिखे जाते हैं। इसलिए अयोगवाह को वर्ण विच्छेद में क्या करना चाहिए? अयोगवाह का वर्ण विच्छेद ऐसे अलग करके ही करना चाहिए। ऐसे अलग करके करना चाहिए। अयोगवाह का वर्ण विच्छेद क्या करना चाहिए? तो ऐसे अलग करके करना चाहिए। जबकि मैंने कई लोगों की वीडियो में और कई पुस्तकों में देखा है कि अयोगवाह का जो वर्ण विच्छेद होता है वह अ के साथ ही कर देते हैं। यह क्या है? यह गलत है, यह दोषपूर्ण है। क्यों दोषपूर्ण है? आइए इसके विषय में चर्चा करते हैं। हम लोग जानते हैं कि अयोगवाह की परिभाषा के अनुसार अयोगवाह किससे मिलकर बना हुआ है? तो अ के योग से बना हुआ है। यानी अयोगवाह को क्या करते हैं? अ के योग से वहन करना। अब यदि कोई चीज किसी के योग से मिलकर बना हुआ है तो वर्ण विच्छेद करते समय क्या करना पड़ेगा? उस योग को अलग करना पड़ेगा। जब अयोगवाह अर्थात अनुस्वार और विसर्ग अ के योग से मिलकर बने हैं तो इनका वर्ण विच्छेद करते समय इन्हें ऐसे अलग करना ही नियम संगत है, यही बेहतर है। अब यदि अनुस्वार और विसर्ग में अ का योग है तो क्या करना है? इन्हें ऐसे अलग करके ही इनका वर्ण विच्छेद किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, खंड ए में देख लेते हैं अनुस्वार का वर्ण विच्छेद। अनुस्वार का वर्ण विच्छेद। अनुस्वार का वर्ण विच्छेद। फिर से एक बार देख लेते हैं अयोगवाह का वर्ण विच्छेद में। तो हिंदी में दो तरह के वर्णों को अयोगवाह की संज्ञा दी गई है, अंग और अ। यह दोनों वर्ण वर्णमाला में अ के योग से लिखे जाते हैं। इसलिए अयोगवाह को वर्ण विच्छेद में ऐसे अलग करके ही लिखना चाहिए, क्योंकि अयोगवाह की परिभाषा के अनुसार अ के योग से वहन करना, अर्थात इस आधार पर कि अ के योग से अपना अर्थ वहन करते हैं, ये अपना लेखन रूप वहन करते हैं। इसलिए अनुस्वार और विसर्ग में क्या है कि अ का योग है। अब यदि अनुस्वार और विसर्ग में अ का योग है तो वर्ण विच्छेद में अ को अलग करने पर ही सही वर्ण विच्छेद होगा। तो सबसे पहले हम लोग किसके विषय में चर्चा करते हैं? तो सबसे पहले हम लोग अनुस्वार के विषय में चर्चा करते हैं। तो अनुस्वार का वर्ण विच्छेद कैसा होगा, आइए देखते हैं। तो हिंदी लेखन परंपरा में अनुस्वार लेखन को काफी महत्व दिया जाता है। संस्कृत में अनुस्वार लेखन को उतना महत्व नहीं दिया जाता है, लेकिन हिंदी लेखन परंपरा में अनुस्वार के लेखन को काफी महत्व दिया जाता है। वर्ण विच्छेद करते समय अनुस्वार को ऐसे अलग करना चाहिए और
अनुस्वार को अनुस्वार लेखन की जो स्थिति होती है या अनुस्वार के लेखन पर हम लोग वर्ण विच्छेद में क्या क्या क्रिया करते हैं उसकी कई स्थितियां बनती हैं। तो पहली स्थिति देख लेते हैं कि अनुस्वार के स्थान पर, इसकी प्रथम स्थिति हम लोग देख लेते हैं। पहला क्या है कि अनुस्वार के स्थान पर, अनुस्वार के स्थान पर, अनुस्वार के स्थान पर पंचम वर्ण का प्रयोग, अनुस्वार के स्थान पर पंचम वर्ण का प्रयोग, अनुस्वार के स्थान पर पंचम वर्ण का प्रयोग, अर्थात शब्द में अनुस्वार रहेगा लेकिन वर्ण विच्छेद करते समय हम लोगों को पंचम वर्ण ही लिखना चाहिए। अनुस्वार की एक विशेषता होती है, वह क्या होती है कि इसका कोई अपना निश्चित रूप व निश्चित उच्चरित रूप नहीं होता है। इसका कोई न तो लिखित निश्चित रूप होता है और न ही इसका कोई निश्चित उच्चरित रूप ही होता है। इसका उच्चारण इसके आगे आने वाले व्यंजन वर्ण से प्रभावित होता है। यह जिस व्यंजन वर्ण के पहले आता है उसी व्यंजन वर्ण की नासिक ध्वनि के अनुसार इसका उच्चारण और लेखन होता रहता है। अनुस्वार के उच्चारण नियमों को हम लोग जानते हैं कि पंचमाक्षर का नियम कहते हैं। तो आइए इसकी क्या क्या स्थितियां बनती हैं तो देख लेते हैं कि यदि अनुस्वार, इसमें पहली स्थिति जो बनती है क्या है कि क वर्ग के वर्णों के पूर्व, क वर्ग के वर्णों के पूर्व यदि अनुस्वार, यदि अनुस्वार क वर्ग के वर्णों अर्थात किसके किसके, यदि अनुस्वार क वर्ग के वर्णों के पूर्व अर्थात क, ख, ग और घ के पूर्व आता है तो वर्ण विच्छेद करते समय, वर्ण विच्छेद करते समय इसका वर्ण विच्छेदन जो होता है वह किस रूप में होता है, वह ङ के रूप में होता है। किस रूप में होता है, वह ङ के रूप में होता है। और इसका उच्चारण भी क्या होता है, इसका उच्चारण भी ङ के रूप में होता है। तो यदि अनुस्वार क वर्ग के वर्णों के पूर्व आता है अर्थात क, ख, ग, घ के पूर्व में आता है तो इसका वर्ण विच्छेद करते समय अनुस्वार के स्थान पर ङ का प्रयोग कर देते हैं। जैसे जैसे पंख आ गया तो इसका वर्ण विच्छेद करते समय क्या करेंगे, प, अ, न, क और अ, प, अ, न, क, अ। इस रूप में क्या करते हैं, इसका वर्ण विच्छेद कर देते हैं। इस रूप में क्या करते हैं, इसका वर्ण विच्छेद कर देते हैं। प, अ, न, क, पंख इस रूप में करते हैं। इसी प्रकार गंगा आ गया तो क्या इसका वर्ण विच्छेद करेंगे, ग, अ, न, ग और आ। चूंकि अनुस्वार के विषय में हम लोग पूर्व की कई वीडियो में चर्चा कर चुके हैं तो मुझे नहीं आवश्यकता लगता है कि बहुत ज्यादा उदाहरण देने की आवश्यकता है। पंख का प, अ, न, क अर्थात यदि अनुस्वार क वर्ग के वर्णों के पूर्व अर्थात क, ख, ग, घ के पूर्व आता है तो इसका जो उच्चारण होता है वह न के रूप में होता है और वर्ण विच्छेद करते समय हम लोग अनुस्वार के स्थान पर पंचम वर्ण को लिख देते हैं। उसी प्रकार यदि अनुस्वार च वर्ग के वर्णों के पूर्व अर्थात च, छ, ज, झ के पूर्व आता है। यदि अनुस्वार च वर्ग के वर्णों अर्थात च, छ, ज, झ के पूर्व आता है तो इसका लिखित रूप यह होता है यह, जिसको और इसका उच्चरित रूप क्या होता है, न के रूप में होता है। न के रूप में होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका
वर्ण विच्छेद करते समय उच्चारण तो न का करेंगे, वर्ण विच्छेद करते समय उच्चारण तो न का करेंगे, लेकिन अनुस्वार के स्थान पर य को लिखेंगे। अनुस्वार के स्थान पर किसको लिखेंगे? ए को लिखेंगे। जैसे 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 एक शब्द है चंचल, तो इसका वर्ण विच्छेद करते समय लिखेंगे च ए य च ए ल और ए, चंचल, इस रूप में। अर्थात अनुस्वार के स्थान पर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? य का प्रयोग। इसी प्रकार है पंजाब, इसी प्रकार है पंजाब, तो क्या लिखेंगे? प ए य ज आ ब और ए, पंजाब। अर्थात यदि अनुस्वार च वर्ग के वर्णों के पूर्व अर्थात च छ ज झ के पूर्व आता है तो उसका उच्चारण न केवत, लेकिन लिखित रूप या के या मतलब जिसको हम लोग या बोल देते हैं उसका क्या है? या है, इसके रूप में होता है। तो यदि अनुस्वार च वर्ग के वर्णों के पूर्व आता है तो अनुस्वार के स्थान पर या का प्रयोग कर दिया जाता है। अब आइए इसकी तीसरी स्थिति देख लेते हैं। तीसरी स्थिति क्या है? यदि अनुस्वार ट वर्ग के वर्णों के पूर्व ट वर्ग के वर्णों के पूर्व अर्थात ट ठ ड ढ के पूर्व आता है तो इसका अनुस्वार के स्थान पर ड़ लिखा जाता है, लेकिन उसका उच्चारण न की तरह होता है। किस तरह होता है? न की तरह होता है। तो हमारा तीसरा नियम है कि यदि अनुस्वार ट वर्ग के वर्णों अर्थात ट ठ ड ढ के पूर्व आता है तो इसका उच्चारण न के रूप में होता है और लेखन ड़ के अनुसार होता है। अतः वर्ण विच्छेद करते समय अनुस्वार के स्थान पर ड़ का प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे है घंटा, तो इसका वर्ण विच्छेद क्या होगा? घ ए ड़ ट और आ, इस तरह से। उसी प्रकार ठंडा, ठंडा है तो इसका वर्ण विच्छेद ठ ए ड़ ड और आ, इस रूप में इसका वर्ण विच्छेद होगा, ठ ए ड़ ड आ के रूप में। अर्थात यदि अनुस्वार ट वर्ग के वर्णों अर्थात ट ठ ड ढ के पूर्व आता है तो इसका जो लेखन रूप होता है वह ड़ के अनुसार होता है, हालांकि इसका उच्चारण न के रूप में होता है। तो यहाँ पर उच्चारण के रूप में नहीं बल्कि लेखन के रूप में वर्ण को लिखा जाएगा। तो चौथी स्थिति इसकी हम लोग देख लेते हैं कि यदि 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 अनुस्वार त वर्ग के वर्णों के पूर्व अर्थात त थ द ध के पूर्व आता है तो इसका उच्चारण न की तरह होता है और इसका लेखन भी अनुस्वार के स्थान पर न का ही प्रयोग किया जाता है। यदि अनुस्वार त वर्ग के वर्णों अर्थात त थ द ध के पूर्व आता है तो इसका लेखन और उच्चारण न के रूप में किया जाता है। अतः वर्ण विच्छेद करते समय अनुस्वार के स्थान पर न का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे संत है तो इसका वर्ण विच्छेद क्या करेंगे? स ए न त और ए, संत। इसी प्रकार क्या हुआ? पंथ, तो प ए न थ और ए, पंथ, इस रूप में
इसका वर्ण विच्छेद कर दिया जाता है। अर्थात यदि अनुस्वार तय वर्ग के वर्णों अर्थात त, थ, द, ध के पूर्व आता है तो इसका उच्चारण और लेखन न के रूप में होता है और वर्ण विच्छेद करते समय अनुस्वार के स्थान पर न का प्रयोग कर दिया जाता है। अब यदि अनुस्वार की जो पांचवी स्थिति बनती है वह क्या है? वर्गीय व्यंजन में क्या होता है कि यदि अनुस्वार प वर्ग के वर्णों यदि अनुस्वार प वर्ग के वर्णों के पूर्व अर्थात किसके किसके पूर्व? प, फ, ब, भ के पूर्व आता है तो उसका लेखन और उच्चारण दोनों किस रूप में होता है? मैं के रूप में होता है। अतः वर्ण विच्छेद करते समय अनुस्वार के स्थान पर मैं का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे कंपन है तो इसका वर्ण विच्छेद करते समय क, ए, म, प, ए, न और अ कंपन इस रूप में किया जाता है। उसी प्रकार गुम्फन है, गुम्फन तो इसका उच्चारण उसका वर्ण विच्छेद कर क्या करेंगे? ग, उ, मैं, ग, उ, मैं, फ, ए, न और अ गुम्फन ग, उ, मैं, फ, ए, न इसका वर्ण विच्छेद इस प्रकार से कर देंगे। अर्थात यदि अनुस्वार प वर्ग के वर्णों अर्थात प, फ, ब, भ के पूर्व आता है तो इसका उच्चारण मैं के समान होता है और इसका लेखन भी क्या होता है? वर्ण इसका लेखन और उच्चारण मैं के रूप में होता है। अतः वर्ण विच्छेद करते समय अनुस्वार के स्थान पर मैं का प्रयोग कर दिया जाता है। तो हम लोगों ने अनुस्वार का वर्ण विच्छेद देखा, किसके में देखा? तो अभी हम लोगों ने वर्गीय व्यंजन में देखा। आइए अनुस्वार ए पहला ए है, आइए हम लोग अनुस्वार का जो वर्ण विच्छेद है उसको और आगे देखते हैं। तो अनुस्वार का जो वर्ण विच्छेद है उसका हम लोग बी भाग देख लेते हैं। अनुस्वार का जो वर्ण विच्छेद होता है हम लोग उसका बी पार्ट देख लेते हैं। तो बी पार्ट क्या है कि सम उपसर्ग विषयक बी क्या है कि सम उपसर्ग विषयक अनुस्वार का सम उपसर्ग विषयक अनुस्वार का वर्ण विच्छेद सम उपसर्ग विषयक अनुस्वार का वर्ण विच्छेद सम उपसर्ग विषयक अनुस्वार का वर्ण विच्छेद तो सम उपसर्ग युक्त शब्दों का लेखन अनुस्वार के रूप में ही होता है, जबकि इसका उच्चारण सम उपसर्ग से बने शब्दों का लेखन अनुस्वार रूप में ही होता है, जबकि इसका उच्चारण न, मवत,
हो सकता है या होता है। क्या कह रहा है कि सम उपसर्ग से बने शब्दों का जो लेखन होता है वह अनुस्वार के ही रूप में होता है, लेकिन इसका उच्चारण अनुस्वार के स्थान पर न भी हो सकता है, न भी हो सकता है अथवा मैं की ध्वनि के रूप में होता है। हम लोग जानते हैं कि सम उपसर्ग से जो शब्द बने होते हैं उसमें क्या लिखा जाता है, उसमें केवल अनुस्वार का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन वर्ण विच्छेद करते समय अनुस्वार के स्थान पर मैं को ही स्वीकार किया जाता है। क्यों? क्योंकि वह सम उपसर्ग से मिलकर के बना हुआ है। यदि हम लोग अनुस्वार सम उपसर्ग से बने शब्दों का वर्ण विच्छेद करेंगे और अनुस्वार के स्थान पर मैं नहीं लिखेंगे तो वर्ण विच्छेद गलत हो जाएगा। सम उपसर्ग युक्त शब्दों का लेखन अनुस्वार के रूप में ही होता है, जबकि इसका उच्चारण अनुस्वार के स्थान पर न भी हो सकता है, न भी हो सकता है अथवा मैं के ध्वनि के रूप में भी हो सकता है। वर्ण विच्छेद करते समय अनुस्वार को मैं स्वीकार करके ही वर्ण विच्छेद करना चाहिए। अनुस्वार का वर्ण विच्छेद क्या करना चाहिए? मैं स्वीकार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अनुस्वार को मैं के रूप में ही स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा हमारा वर्ण विच्छेद गलत हो जाएगा। जैसे हम लोग देख लेते हैं कौन सा एक शब्द है, तो हमारा शब्द है जैसे संबंध, तो यह क्या है? तो इसका वर्ण विच्छेद करते समय क्या लिखेंगे? स मैं ब न ध और ए। स म ब न ध। यहाँ पर सम उपसर्ग विषयक नियम है और उसके पूर्व वर्गीय व्यंजन का भी नियम है। तो यहाँ पर स के ऊपर जो अनुस्वार है उसके लिए मैं का प्रयोग किया गया है। उसके लिए किसका प्रयोग किया गया है? मैं का प्रयोग किया गया है। जबकि दूसरा जो अनुस्वार आता है वह ध के पूर्व आता है। तो अभी हम लोगों ने पिछले नियम में पढ़ा है, तो उसके स्थान पर किसका प्रयोग होता है? तो न का प्रयोग होता है। तो उम्मीद है कि यह नियम भी समझ में आप लोगों को आ गया होगा कि सम उपसर्ग युक्त शब्दों का लेखन अनुस्वार के रूप में तो होता है, लेकिन इसका उच्चारण न के रूप में भी हो सकता है, न के रूप में भी हो सकता है और मैं के ध्वनि के रूप में भी किया जाता है। वर्ण विच्छेद करते समय अनुस्वार को मैं स्वीकार करके ही वर्ण विच्छेद करना चाहिए, जैसे संबंध हो गया। इसी प्रकार संवाद है, संशय है, संयत्र है, संधि है, सन्यासी है, संस्कृत है, संस्थान है, संघर्ष है, संदर्भ है, संशोधन है, संवत है, संरचना है, संसार है, संरक्षण है, बहुत सारे शब्द हैं। हम लोग जब इसका अभ्यास करेंगे तो इन शब्दों पर चर्चा करेंगे। अभी बहुत सारे शब्दों का यदि वर्ण विच्छेद करवाया जाए तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। फिर दूसरा इसमें क्या है? बी हो गया। इसमें तीसरा क्या है? इसमें तीसरा है कि अनुस्वार के स्थान पर कभी कभी बिंदु का भी प्रयोग किया जाता है। अनुस्वार के स्थान पर बिंदु का प्रयोग, अनुस्वार के स्थान पर बिंदु का प्रयोग। यदि किसी शब्द में, हम लोग जानते हैं कि यदि किसी शब्द में स हो अथवा स हो तो उसके पूर्व में यदि सम उपसर्ग न हो, स हो अथवा यह स हो, तो और उसके पूर्व में सम उपसर्ग न हो तो क्या आता है? तो उस स और स के पूर्व में हमेशा अनुस्वार आता है और वर्ण विच्छेद करते समय हम उसे या तो बिंदु के रूप में लिखेंगे या तो वहां पर अनुस्वार लिख देंगे। क्या लिख देंगे? अनुस्वार लिख देंगे, या तो अनुस्वार के स्थान पर हम लोग बिंदु का प्रयोग कर देते हैं। यदि किसी शब्द में श अथवा श के पूर्व अनुस्वार आता है तो वर्ण विच्छेद में उसे बिंदु लिख सकते हैं या अनुस्वार ही उसको हम लोग लिख देंगे। जैसे एक शब्द है अंश, इसका वर्ण विच्छेद क्या करेंगे? तो इसको अ धन न धन स धन
ए, इस रूप में लिखेंगे या इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है। ए धन अनुस्वार धन स धन ए। इसी प्रकार एक शब्द है आंशिक, एक शब्द है आंशिक, इसका वर्ण विच्छेद क्या करेंगे? तो आ धन अनुस्वार धन स धन ई धन क धन ए। ठीक है। अब कुछ लोग इस अनुस्वार के स्थान पर अंक का प्रयोग कर देते हैं। तो यहीं पर देख लीजिए कि यदि अनुस्वार के स्थान पर अंक का प्रयोग कर दिया जाए, अनुस्वार के स्थान पर अंक का प्रयोग कर दिया जाए, अर्थात कुछ लोग अंश को इस रूप में लिखते हैं, अंश को इस रूप में लिख देते हैं अन धन स धन ए। तो आंशिक को क्या लिखा जा सकता है? आंशिक को क्या लिख सकते हैं? तो ए धन अंग धन स धन ई धन क धन ए, यानी इस रूप में लिखना चाहिए। तो जबकि यह आ जो है वह ए धन ए नहीं है, तो क्या हो जाएगा? यह गलत हो जाएगा। इसीलिए यह गलत हो जाएगा, इसलिए क्या किया जाता है? अनुस्वार को या तो बिंदु रूप में लिख देते हैं या इसको इस रूप में लिख देंगे, इसको इस रूप में लिख देंगे आ धन अनुस्वार धन स धन ई धन क धन ए। यानी आंशिक को, आंशिक का वर्ण विच्छेद करते समय आ धन अनुस्वार धन स धन ई धन क धन ए, इस रूप में किया जाता है। आइए हम लोग देखते हैं कि अनुस्वार यदि शब्द के अंत में आ जाता है तो उसका वर्ण विच्छेद कैसे किया जाता है? शब्दांत में आए अनुस्वार का वर्ण विच्छेद शब्दांत में आए अनुस्वार का वर्ण विच्छेद। तो यदि किसी भी शब्द के अंत में अनुस्वार का प्रयोग होता है तो उसका उच्चारण मैवत होता है। अतः वर्ण विच्छेद करते समय अनुस्वार के स्थान पर किसका प्रयोग करना चाहिए? मैं का प्रयोग करना चाहिए। जैसे शब्द क्या है? स्वागतम, इसका वर्ण विच्छेद क्या होगा? तो स व आ ग ए त ए मैं। स्वागतम स व आ स्वा ग ए ग त ए मैं, स्वागतम। यानी कि यदि शब्द के अंत में अनुस्वार आता है तो उसका वर्ण विच्छेद करते समय अनुस्वार के स्थान पर मैं का प्रयोग कर दिया जाता है। इसी प्रकार है अहम है, वयम है, रामम है, कई शब्द इस प्रकार से रहते हैं। आइए अब हम लोग विसर्ग का वर्ण विच्छेद देख लेते हैं। अभी तक तो हम लोगों ने अनुस्वार का वर्ण विच्छेद देखा और अनुस्वार के वर्ण विच्छेद में 4 स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति क्या बनती है कि यदि अनुस्वार वर्गीय व्यंजन के पूर्व आता है, तो यदि अनुस्वार वर्गीय व्यंजन के पूर्व आता है तो पांचों वर्गीय व्यंजनों के अनुसार उसका वर्ण विच्छेदन किया जाता है। अर्थात यदि अनुस्वार क वर्ग के वर्णों से पूर्व आता है तो लेखन में अनुस्वार के स्थान पर ङ का प्रयोग कर दिया जाता है। यदि अनुस्वार च वर्ग के वर्णों अर्थात च छ ज झ के पूर्व आता है
तो वर्ण विच्छेद करते समय अनुस्वार के स्थान पर ञ का प्रयोग कर दिया जाता है। यदि वह अनुस्वार ट वर्ग के वर्णों अर्थात ट ठ ड ढ के पूर्व आता है तो वर्ण विच्छेद करते समय अनुस्वार के स्थान पर ण का प्रयोग कर दिया जाता है। यदि अनुस्वार त वर्ग के वर्णों अर्थात त थ द ध के पूर्व आता है तो वर्ण विच्छेद करते समय अनुस्वार के स्थान पर न का प्रयोग कर दिया जाता है। और यदि अनुस्वार प वर्ग के वर्णों अर्थात प फ ब भ के पूर्व आता है तो उसका उच्चारण मैं किस रूप में होता है तो वर्ण विच्छेद करते समय अनुस्वार के स्थान पर मैं का प्रयोग कर दिया जाता है। अब दूसरी स्थिति क्या बनती है तो दूसरी स्थिति बनती है कि सम उपसर्ग विषयक अनुस्वार का वर्ण विच्छेद। सम उपसर्ग विषयक अनुस्वार का वर्ण विच्छेद करते समय अनुस्वार के स्थान पर सदैव ही मैं का प्रयोग किया जाता है, भले ही उसका उच्चारण न अथवा मैं के रूप में होता हो। फिर है कि अनुस्वार के स्थान पर अनुस्वार हम लिख दें या बिंदु लिख दें तो यदि किसी शब्द में स अथवा श के पूर्व अनुस्वार आता है तो उसके स्थान पर हम लोग बिंदु लिख देंगे या अनुस्वार लिख देंगे, यह गलत नहीं होगा। फिर है कि शब्द के अंत में यदि अनुस्वार आता है तो यदि शब्द के अंत में अनुस्वार आता है तो उसका उच्चारण मैं के रूप में होता है और कभी कभी कहीं कहीं इसका लेखन भी मैं के रूप में होता है। तो वर्ण विच्छेद करते समय शब्द के अंत में आने वाले अनुस्वार के स्थान पर आने वाले बिंदु के स्थान पर हमेशा मैं ही लिखा जाता है। तो उम्मीद है कि अनुस्वार का वर्ण विच्छेद करते समय क्या क्या स्थितियां बनती है वह सब आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो आइए हम लोग अब अयोगवाह में दूसरा जो वर्ण होता है विसर्ग, उसके वर्ण विच्छेद पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं और क्यों अनुस्वार के स्थान पर अंग और अह का प्रयोग नहीं किया जाता है। हमको लगता है कि आप लोगों को थोड़ा भी उसे समझने में आत्मसात करने में कठिनाई हो रही होगी, तो उस पर भी हम लोग एक हल्की सी चर्चा कर लेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं विसर्ग का वी क्या है, विसर्ग का वर्ण विच्छेद, विसर्ग का वर्ण विच्छेद। विसर्ग भी अयोगवाह की श्रेणी में आते हैं। विसर्ग का वर्ण विच्छेद करते समय इन्हें सदा ही अ स्वर से अलग दिखाना चाहिए और यदि यह स्वर नहीं आता हो तो कोई भी स्वर आता हो तो उससे इसको अलग दिखाना चाहिए। क्यों दिखाना चाहिए? क्योंकि यदि हम स्वर से अलग विसर्ग को नहीं दिखाएंगे तो वर्ण विच्छेद हमारा अपूर्ण माना जाएगा, दोषपूर्ण माना जाएगा। तो विसर्ग का वर्ण विच्छेद करते समय क्या करेंगे, विसर्ग चिन्ह स्वर से अलग लिखना चाहिए, स्वर से अलग लिखना चाहिए। हो सकता है इतनी बात नहीं आप लोगों के समझ में आई होगी, हम लोग चर्चा कर लेते उदाहरण से। तो जैसे है अतः, तो इसका वर्ण विच्छेद क्या होगा, अ धन त धन अ धन दो बिंदु, या इसको विसर्ग लिखा जा सकता है। अब दूसरा है दुख, तो इसको लिखेंगे द धन उ धन विसर्ग धन ख धन अ। यानी यदि विसर्ग का वर्ण विच्छेद करना हुआ तो विसर्ग चिन्ह को क्या किया जाता है, स्वर से अलग किया जाता है, स्वर से अलग किया जाता है। यदि यह स्वर के साथ में कर दिया जाए तो क्या होगा, हमारा वर्ण विच्छेद गलत हो जाएगा
दोषपूर्ण हो जाएगा, अधूरा रह जाएगा। अब क्यों अलग करके लिखना चाहिए, तो आइए इस पे एक हम लोग चर्चा कर लेते हैं। क्यों अलग करके लिखना चाहिए, तो इस पे एक चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि किसी भी किताब में या बहुतेरे वीडियो में, बहुतेरे किताब में उनको साथ में लिख दिया जाता है। तो हम लोग आइए एक तार्किक दृष्टि से इस पे चर्चा करते हैं। अब मान लीजिए हम लोग उसको साथ में लिख दें तो क्या होगा, तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि वर्ण विच्छेद में हम लोग पढ़े हैं कि प्रत्येक वर्ण को मूल रूप में अलग अलग करके लिखा जाता है। वर्ण विच्छेद में क्या किया जाता है कि प्रत्येक वर्ण को मूल रूप में अलग अलग करके लिखा जाता है। अतः प्रत्येक वर्ण सभी शब्दों के विच्छेद में समान होने चाहिए। वर्ण विच्छेद में क्या होता है कि वर्ण को मूल रूप में लिखना चाहिए, मूल रूप में लिखना चाहिए या लिखना चाहिए, चलिए ठीक है, या लिखा जाता है। वर्ण विच्छेद में क्या होते हैं कि वर्ण को उनके मूल रूप में लिखना चाहिए। मूल रूप से क्या तात्पर्य है कि वर्ण अपने मौलिक रूप में हो। वर्ण अपने मूल रूप में होंगे, मौलिक रूप में होंगे, तो इसका क्या मतलब हुआ कि यदि हम उन वर्णों को लेकर के हजारों शब्द भी ले लें और सबका विच्छेद कर डालें तो सभी शब्दों में क्या हो, वह वर्ण एक समान रूप में हो। क्या हो, एक समान रूप में हो। यानी यदि उन वर्णों से संबंधित हजारों शब्द ले लें, लाखों शब्द ले लें और सभी का वर्ण विच्छेद कर डालें तो सभी शब्दों में वह वर्ण क्या होने चाहिए, एक समान रूप में होने चाहिए। जैसे मान लीजिए अमर है, तो हम इसका अगर वर्ण विच्छेद करेंगे तो अ धन मैं धन अ धन र धन अ हुआ। अब हम लोग आराम करते हैं, आराम ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, आ धन र धन आ धन मैं धन अ। अर्थात अ जो है यहाँ भी एक रूप में है, यहाँ भी एक रूप में है, यहाँ भी एक रूप में है। मैं क्या है, यहाँ भी जिस रूप में है वहां भी इस रूप में है। र क्या है, यहाँ जिस रूप में है उसी रूप में यहाँ है। अर्थात यदि हम किसी भी शब्दों का वर्ण विच्छेद कर डालें तो उसके वर्ण जो होते हैं सभी शब्दों में एक ही रूप में होने चाहिए, एक ही रूप में लिखे जाने चाहिए। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब यदि हम लोग अनुस्वार और विसर्ग का वर्ण विच्छेद करते हैं तो देखते हैं कि यदि अनुस्वार और विसर्ग का विच्छेद करते समय प्रत्येक शब्दों में अनुस्वार और विसर्ग का एक रूप रहेगा, तब तो हम उनको उस रूप में करेंगे, अथवा क्या करेंगे, अथवा उन्हें गलत मानेंगे। अब हम लोग अनुस्वार को लेकर के देखते हैं। पहला है अनुस्वार के लिए, अनुस्वार के लिए क्या क्या स्थिति बनती है। तो मान लीजिए हम लोग अंश का उच्चारण, अंश का वर्ण विच्छेद करते हैं तो क्या होगा, इसको मान लीजिए हम आप ही लोगों की तरह लिख देते हैं, या जहां जो अन्य पुस्तकों में लिखा हुआ है अंश, इस रूप में हो गया। अब हम लोग आंशिक इस रूप में करते हैं तो इसे क्या लिखेंगे, आ धन स धन ई धन क धन अ। उसी प्रकार इंजन लिख देते हैं तो क्या हो गया, ई के ऊपर अनुस्वार धन ज धन अ धन न धन अ। उसी प्रकार और क्या ले लेते हैं, उसी प्रकार गुम्फन ले लेते हैं तो ग धन ऊन धन फ
धन ए, धन न और धन ए। हमने अनुस्वार के लिए 4 शब्द लिए हैं। कौन कौन से लिए हैं और ले लेते हैं। अंश, आंशिक, इंजन, गुंफन, श्रृंगार भी ले लेते हैं। श्रृंगार तो क्या हो गया यह, स री धन ग धन आ धन र धन ए। तो हम अनुस्वार के लिए 5 उदाहरण लिए हैं और 5 उदाहरण में आप लोग देख लीजिए कि क्या अनुस्वार समान रूप में है। तो आप लोग स्पष्टता देख लेंगे कि पहले शब्द अंश में अनुस्वार ए के ऊपर बिंदु के रूप में है, दूसरे शब्द में अनुस्वार आ के ऊपर बिंदु रूप में है, तीसरे शब्द में अनुस्वार ई के ऊपर बिंदु रूप में है, चौथे शब्द में अनुस्वार ऊ के ऊपर बिंदु रूप में है, 5वां शब्द में अनुस्वार री के ऊपर बिंदु रूप में है। अर्थात इन 5 शब्दों में अनुस्वार का रूप जो होता है वह भिन्न भिन्न होता है। तो क्या अनुस्वार का जो वर्ण विच्छेद है 5 रूपों में किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वर्णों को मूल रूप में लिखना चाहिए और एक ही वर्ण के 5 रूप मूल नहीं हो सकते हैं। इसलिए यह सभी वर्ण विच्छेद क्या है? यह सभी वर्ण विच्छेद गलत हैं और दोषपूर्ण हैं। क्या हैं? गलत हैं और दोषपूर्ण हैं। आइए हम लोग इनका सही वर्ण विच्छेद करके देख लेते हैं कि क्या मेरे हिसाब से, क्या हम लोगों के हिसाब से जो वर्ण विच्छेद बनता है वह किस प्रकार से बनता है। तो हम लोग अंश का क्या लिखेंगे? अ धन बिंदु धन स धन ए। यहां पर हम लोग अनुस्वार भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार आंशिक का क्या हुआ? तो आ धन अनुस्वार धन स धन ई धन क धन ए। तीसरा क्या है? इंजन। तो ई धन अनुस्वार धन ज धन ए धन न धन ए। फिर है गुंफन। ग धन उ धन अनुस्वार धन फ धन ए धन न धन ए। फिर क्या है? श्रृंगार। तो इसका क्या हो जाएगा? स धन री धन अनुस्वार धन ग धन आ धन र धन ए। हमने क्या बताया कि अनुस्वार का वर्ण विच्छेद करते समय अनुस्वार को क्या करना चाहिए? स्वर से अलग करके लिखना चाहिए। अब यहाँ पर अंश में भी हम लोग देखते हैं कि अनुस्वार इस रूप में है, आंशिक में भी अनुस्वार इस रूप में है, इंजन में अनुस्वार इस रूप में है, गुंफन में अनुस्वार इस रूप में है और श्रृंगार में अनुस्वार इस रूप में है। तो हम लोग इन 5 शब्दों में देखते हैं कि अनुस्वार एक समान रूप में है। इसीलिए अनुस्वार का वर्ण विच्छेद करते समय हमें सदैव ही अनुस्वार और विसर्ग को क्या करना चाहिए कि स्वर से अलग करके ही लिखना चाहिए, अन्यथा हमारा वर्ण विच्छेद गलत हो जाएगा। उम्मीद है कि यह बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी और यह वर्ण विच्छेद सही है। यह वर्ण विच्छेद तार्किक रूप से भी सही है और नियमतः भी सही है। आइए अब हम लोग विसर्ग के लिए देख लेते हैं। विसर्ग के लिए इसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं कि वर्ण विच्छेद की कौन सी स्थिति बनती है। तो आइए हम लोग एक चर्चा विसर्ग को लेकर के कर लेते हैं। एक चर्चा हम लोग विसर्ग को लेकर भी कर लेते हैं।
अनुस्वार के 5 उदाहरण देख करके हमने समझा कि अनुस्वार का वर्ण विच्छेद हमेशा किस रूप में करना चाहिए, तो हमेशा अनुस्वार और विसर्ग को स्वर से अलग करके ही करना चाहिए, अन्यथा हमारा वर्ण विच्छेद दोषपूर्ण हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आइए हम लोग विसर्ग को भी लेकर के स्थिति देख लेते हैं। विसर्ग का वर्ण विच्छेद, विसर्ग के वर्ण विच्छेद में क्या करना चाहिए, तो विसर्ग को स्वर से अलग करके लिखना चाहिए। विसर्ग को क्या करना चाहिए, विसर्ग को भी स्वर से अलग करके लिखना चाहिए। क्यों लिखना चाहिए, आइए हम लोग कुछ उदाहरण से इसको देख लेते हैं। जैसे प्रायः है, एक शब्द लिख लेते हैं दुख। उसी प्रकार है स्नेह है। तो प्रायः का वर्ण विच्छेद करते हैं, जैसे आम लोग करते हैं, तो प र आ धन य धन इस रूप में। दुख का द धन उ प्लस धन ख धन ए। स्नेह का स धन ए धन न धन ए। अब हम इन 3 स्थितियों में देख लेते हैं कि क्या इन तीनों स्थितियों में विसर्ग एक समान रूप से लिखा गया है। तो विसर्ग यहाँ अह के रूप में लिखा गया है, यहाँ ऊ के रूप में लिखा गया है और यहाँ अह के साथ लिखा गया है। तो विसर्ग के 3 शब्दों में हम लोग देखते हैं कि वर्ण विच्छेद करते समय 3 रूप बनते हैं। तो इसीलिए एक ही वर्ण का मूल रूप 3 रूप में नहीं हो सकता है। इसीलिए यह वर्ण विच्छेद क्या होगा कि यदि हम अनुस्वार और विसर्ग को स्वर के साथ लिखते हैं तो वह वर्ण विच्छेद दोषपूर्ण है, वह वर्ण विच्छेद गलत है। तो आइए हम लोग प्रायः को नियमानुसार देख लेते हैं। तो क्या होगा, प र आ धन ए धन य धन विसर्ग, या यहाँ बिंदु, दोनों भी किया जा सकता है, बिंदु लिख दें या विसर्ग लिख दें। दूसरा कौन सा होता है, तो द धन उ धन बिंदु या विसर्ग धन ख धन ए। तीसरा क्या हुआ, तो स ए धन न धन ए धन बिंदु या विसर्ग। तो अब हम इन 3 शब्दों में विसर्ग का देखते हैं। तो यहाँ इस रूप में है, यहाँ भी इसी रूप में है और यहाँ भी इसी रूप में है। अर्थात 3 शब्दों में विसर्ग जो है वह समान रूप में है। तो क्या हम लोग इतना समझ में आया, क्या हम लोग सीखे कि अनुस्वार और विसर्ग का वर्ण विच्छेद करते समय अनुस्वार और विसर्ग को सदैव क्या करना चाहिए, सदैव स्वर से अलग करके ही लिखना चाहिए। क्योंकि एक ही वर्ण कई शब्दों में अलग अलग रूप में नहीं लिखा जा सकता है, एक ही रूप में लिखा जाना चाहिए। इसीलिए अनुस्वार और विसर्ग का वर्ण विच्छेद करते समय अनुस्वार और विसर्ग को स्वर से अलग करके लिखना चाहिए। अब आइए हम लोग वर्ण विच्छेद की जो अगली स्थिति है वह देखते हैं। अगला नियम किसके विषय में है, तो अगला नियम हम लोग अनुनासिक के विषय में देख लेते हैं। अगला नियम किसके विषय में है,
तो अनुनासिक के विषय में कौन सा नियम है? चौथा है, चौथा है अनुनासिक, अनुनासिक स्वर का, अनुनासिक स्वर का वर्ण विच्छेद, अनुनासिक स्वर का वर्ण विच्छेद। हिंदी भाषा में सभी स्वरों का उच्चारण दो प्रकार से होता है। पहला होता है मुख से, दूसरा मुख और नासिका दोनों से। जब स्वर का उच्चारण केवल मुख से किया जाता है तो उसे मौखिक सुर अथवा मौखिक स्वर, सॉरी मौखिक सुर है, मौखिक स्वर और अथवा उसे निरनुनासिक स्वर कहा जाता है। और जब स्वर का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से किया जाता है तो उसे अनुनासिक स्वर कहा जाता है। अनुनासिक स्वर कोई अलग से स्वतंत्र स्वर नहीं होते हैं, बल्कि यह उच्चारण की एक विशेषता होती है जिसे हम लोग स्वर रंजक भी कहते हैं। इसके लिखित रूप के लिए क्या किया जाता है कि मूल स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग क्या किया जाता है कि मूल स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग कर दिया जाता है। यदि स्वर में कोई भी चिन्ह शिरो रेखा के ऊपर रहता है तो वहां पर केवल बिंदु का चिन्ह होता है। वर्ण विच्छेद करते समय क्या किया जाता है कि अनुनासिक के चिन्ह को भी मूल स्वर से अलग करके लिखा जाता है। मूल स्वर से अलग करके लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? क्योंकि अभी हमने अनुस्वार और विसर्ग के रूप में देखा कि एक ही स्वर के एक ही मतलब मूल वर्ण के कई रूप बन जाएंगे। तो अनुनासिक स्वर को क्या किया जाता है कि वर्ण विच्छेद करते समय, वर्ण विच्छेद करते समय, वर्ण विच्छेद करते समय क्या किया जाता है? मूल स्वर से, मूल स्वर से, मूल स्वर से अलग लिखा जाता है। मूल स्वर से क्या किया जाता है? अलग लिखा जाता है। कैसे? इसको हम लोग क्यों लिखा जाता है, आइए इसको उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे एक शब्द हुआ संवार, संवार, तो इसका हम लोग वर्ण विच्छेद क्या करेंगे? स, ए, व, आ, र और ए। दूसरा हो गया संवार हो गया। दूसरा शब्द क्या हो गया? दूसरा शब्द हो गया बांट। इसको हम लोग ब, धन, आ, धन, ट, धन, ए। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि ए के ऊपर चंद्र बिंदु है, यहां क्या है? आ के ऊपर चंद्र बिंदु है, अर्थात चंद्र बिंदु जो है वह ए और आ दोनों पर है। इसके अलावा उसी प्रकार हम लोग देख लें उंगली। चौथा क्या हो गया? ऊंट। तो हम लोग क्या देखते हैं कि ऊ, धन ग, धन ए, धन ल, धन दीर्घ। इसी प्रकार ऊंट में दीर्घ ऊ, ट, धन ए। यहां पर ए के ऊपर चंद्र बिंदु है, आ के ऊपर चंद्र बिंदु है, ह्रस्व ऊ के ऊपर चंद्र बिंदु है, दीर्घ ऊ के ऊपर चंद्र बिंदु है। अर्थात चारों शब्दों में चंद्र बिंदु अलग अलग रूप में आ रहा है। तो यह वर्ण विच्छेद क्या हुआ? यह भी दोषपूर्ण हो गया। इसका वर्ण विच्छेद क्या होगा? इसको हम लिख सकते हैं स, अ, धन, धन, चंद्र बिंदु, या यहाँ कोष्ठक में हम लोग चंद्र बिंदु भी लिख सकते हैं, धन व, धन आ, धन र, धन ए। इसी प्रकार बांट में क्या है? तो ब, धन आ,
धन चंद्र बिंदु धन ट धन ए। उसी प्रकार उंगली में है उ धन चंद्र बिंदु धन ग धन ए धन ल धन दीर्घ ई। ऊंट में क्या है, धन चंद्र बिंदु धन ट धन ए। अब हम इन चारों शब्दों में क्या देखते हैं कि चंद्र बिंदु यहाँ भी इस रूप में है, यहाँ भी इस रूप में है, यहाँ भी इस रूप में है, यहाँ भी इस रूप में है। अर्थात इन चारों शब्दों में अनुनासिक क्या है, चंद्र बिंदु के रूप में है, एक समान वर्ण के रूप में है। इसीलिए अनुनासिक का भी वर्ण विच्छेद करते समय क्या किया जाता है, अनुनासिक का भी वर्ण विच्छेद करते समय अनुनासिक के स्वर को, अनुनासिक के चिन्ह को मूल स्वर से अलग करके किया जाता है। इसी प्रकार एक शब्द और देख लेते हैं, गोंद। जैसे गोंद है, इसका वर्ण विच्छेद क्या होगा, या तो इसको हम इस प्रकार से लिखे ग धन उ धन द धन ए। लेकिन यह भी क्या होगा, दोषपूर्ण होगा। इसका वर्ण विच्छेद किस प्रकार से होगा, तो इसको देख लेते हैं। तो ग धन ओ धन चंद्र बिंदु धन द धन ए। यहां पर भी गोंद में भी यह किस रूप में है, चंद्र बिंदु के रूप में है। और कुछ लोगों का मत हो सकता है कि इसको अलग करके न लिखा जाए, लेकिन यदि कहीं पर ऐसा कोई चिन्ह आ जाए, ऐसा कोई चिन्ह आ जाए, जैसे तोंद हुआ, जैसे क्या हो गया, तोंद। यदि तोंद है तब तो ठीक है, लेकिन तोंद या इस रूप में हो गया, तोंद इस रूप में, तो इसका वर्ण विच्छेद क्या करेंगे, त धन, यहां पर लिखते हैं। यदि मान लीजिए कोई एक शब्द हम ले लेते हैं, जैसे तोंद है, इसका क्या लिखेंगे, त धन ओ धन द धन ए। अब यह तोंद अनुनासिक न हो करके अनुस्वार हो, क्या हो, इस रूप में हो, तो भी हम क्या करेंगे, इसका वर्ण विच्छेद इसी रूप में होगा। यानी अनुनासिक और अनुस्वार में यदि हम इसी रूप में लिख देंगे, इसी रूप में लिख देंगे, तो हमें अनुस्वार और अनुनासिक के रूप में भ्रम हो जाएगा। इसलिए क्या किया जाता है कि अनुनासिक का भी, स्वर का भी वर्ण विच्छेद करते समय क्या किया जाता है कि अनुनासिक के चिन्ह को मूल स्वर से अलग करके लिखा जाता है। अनुनासिक के चिन्ह को क्या किया जाता है, मूल स्वर से अलग करके लिखा जाता है। तो अभी तक हम लोग वर्ण विच्छेद के कुछ नियम पढ़े हैं, जिसमें क्या हुआ कि पहला नियम है कि वर्ण विच्छेद मूल वर्ण के रूप में किया जाता है, अर्थात यदि स्वर है तो स्वर के मूल रूप में किया जाता है, न कि मात्रा रूप में। फिर दूसरा नियम हमने क्या पढ़ा कि वर्ण विच्छेद उच्चारण के आधार पर होता है, न कि लिखित रूप के आधार पर होता है। तीसरा हम लोगों ने देखा कि अयोगवाह का वर्ण विच्छेद। चौथा हम लोगों ने देखा कि अनुनासिक स्वर का वर्ण विच्छेद। आइए हम लोग एक आगत स्वर है उसका वर्ण विच्छेद देख लेते हैं। तो 5वें नंबर पर क्या है, आगत स्वर, आगत स्वर अ का वर्ण विच्छेद। आगत स्वर अ का वर्ण विच्छेद। आ एक अर्धचंद्राकार की ध्वनि का प्रयोग, आ जो होता है जिसपे अर्धचंद्राकार का चिन्ह लगा होता है, यह ध्वनि क्या होती है, इस ध्वनि का प्रयोग अंग्रेजी भाषा के शब्दों में प्रयोग होता है। यह ध्वनि आ और ओ के मध्यवर्ती ध्वनि होती है। ये इसको एक आगत स्वर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह अंग्रेजी भाषा से गृहीत स्वर है। तो आगत स्वर आयुक्त शब्दों को वर्ण विच्छेद करते समय क्या किया जाता है
केवल वर्ण विच्छेद करते समय इसे आ रूप में ही लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि यही इसका मूल रूप है। क्या है? यही इसका मूल रूप है। जैसे कॉलेज, इसका वर्ण विच्छेद क्या होगा? क धन आ धन ल धन ए धन ज धन ए। उसी प्रकार है ऑफिस, आ धन फ धन ई धन स धन ए। अर्थात आगत स्वर अ का वर्ण विच्छेद करते समय यहाँ पर भी देखिए आ अपने मूल रूप में है, यहाँ पर भी क्या है? आ अपने मूल रूप में, यह एक समान रूप में है। तो क्या होता है कि आ जो अर्धचंद्राकार की ध्वनि है उसका वर्ण विच्छेद करते समय उसे आ रूप में लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? क्योंकि अर्धचंद्राकार ध्वनि जो होती है वह केवल आ वर्ण के साथ ही आती है, यह अन्य किसी वर्ण के साथ नहीं होता है, यह एक अलग ही वर्ण होता है। फिर हम लोगों ने स्वर का वर्ण विच्छेद देख लिया, कुछ व्यंजन का भी वर्ण अनुस्वार मतलब अयोगवाह का वर्ण विच्छेद देख लिया, अनुनासिक का वर्ण विच्छेद देख लिया और आगत स्वर का देख लिया। अब हम लोग चूंकि व्यंजन का वर्ण विच्छेद करते समय कोई विशेष सावधानी नहीं बरतनी पड़ती है, तो हम लोग अब सीधे संयुक्त व्यंजन का वर्ण विच्छेद देख लेते हैं। क्योंकि छोटे छोटे नियमों को लिखवाने से कोई फायदा नहीं है, उतनी बातें तो इस स्तर पर स्वतः ही समझ में आती हैं। तो जहां पर भी कठिनाई हो रही है केवल हम उन्हीं पर चर्चा कर रहे हैं। व्यंजन का वर्ण विच्छेद करते समय हमने पहले भी चर्चा किया है कि व्यंजन को उनके मूल रूप में लिख दिया जाता है, अर्थात व्यंजन को हल चिन्ह के साथ लिखा जाता है। यदि कोई व्यंजन आधा अधूरा भी लिखा हुआ है तो उसको आधे अधूरे रूप में न लिख के क्या किया जाता है? पूरा लिखा जाता है और उससे क्या किया जाता है? हल्का चिन्ह लगा दिया जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं संयुक्त व्यंजन का छठवां भाग क्या है, छठवां नियम। संयुक्त व्यंजन का वर्ण विच्छेद। संयुक्त व्यंजन का वर्ण विच्छेद। हिंदी भाषा में बहुत सारे शब्द जो हैं वह संयुक्त व्यंजन वर्ण के रूप में व्यंजन वर्ण के साथ में आते हैं। इस प्रकार के शब्दों का वर्ण विच्छेद करते समय संयुक्त व्यंजन वर्णों को अलग अलग पूरे रूप में और स्वतंत्र व्यंजन वर्ण के रूप में हल चिन्ह लगाकर किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए कि यदि किसी भी शब्द में व्यंजन वर्ण संयुक्त रूप में आते हैं तो उनको अलग अलग करके लिखना चाहिए, पूरे रूप में लिखना चाहिए और सब में हल्का चिन्ह लगाकर करना चाहिए। संयुक्त व्यंजन वर्ण शब्दों के लेखन में कभी कभी कुछ वर्णों के साथ वर्ण मिलकर के विशेष चिन्ह धारण कर लेते हैं, विशेष रूप बना लेते हैं। इस प्रकार के शब्दों का वर्ण विच्छेद करते समय ही हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। उन शब्दों का भी वर्ण विच्छेद करते समय क्या करना चाहिए कि हमें व्यंजन वर्णों को उनके मूल रूप में ही लिखना चाहिए। तो कौन कौन सी स्थितियां इसमें बन सकती हैं? तो पहला है संयुक्त व्यंजन क्ष त्र ग और स्र का वर्ण विच्छेद। पहला है संयुक्त व्यंजन क्ष त्र ग और स्र का वर्ण विच्छेद। तो हम लोग जानते हैं कि चार संयुक्त व्यंजन वर्ण क्ष त्र ग अपने संयुक्त रूप में एक विशेष रूप बनाते हैं। यह जिन जिन व्यंजन वर्णों से मिलकर बने होते हैं इनमें
उन व्यंजन वर्णों का चिन्ह सामान्यतः स्पष्टता से दिखाई नहीं पड़ता है। अतः इन चारों व्यंजन वर्णों का वर्ण विच्छेद करते समय हमें अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता पड़ती है। इन चारों संयुक्त व्यंजन वर्णों को का वर्ण विच्छेद करते समय हम इन्हें मूल व्यंजन वर्ण मान करके नहीं बल्कि संयुक्त व्यंजन वर्ण मान करके इनका वर्ण विच्छेद करते हैं। और किसमें इनका वर्ण विच्छेद करते हैं? उन्हीं व्यंजन वर्णों में के रूप में इनका वर्ण विच्छेद किया जाता है जिन व्यंजन वर्णों से मिलकर ये बने हुए हैं। तो किससे किससे मिलकर बने होते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि छ का निर्माण क और धन स से हुआ है, त्र का निर्माण त धन र से हुआ है, ज्ञ का निर्माण क्या हुआ है? ज धन य से हुआ है, और श्र का निर्माण किससे हुआ है? तो स धन र से हुआ। अब यदि इन व्यंजन वर्णों से बने शब्दों का हमको वर्ण विच्छेद करना पड़ा तो क्या करेंगे? जैसे क्ष है तो क्या हुआ? मान लीजिए कक्षा है तो इसका वर्ण विच्छेद क्या होगा? तो क अ धन क धन स धन आ, इसका वर्ण विच्छेद यह सही होगा। न कि हम लोग इस प्रकार से कर दें कि क अ धन छ धन आ। यदि इस रूप में करेंगे तो क्या हो जाएगा? वर्ण विच्छेद गलत हो जाएगा। उसी प्रकार एक शब्द हम लोग लेते हैं क्षेत्र, इसका वर्ण विच्छेद क्या होगा? तो क धन स धन ए धन त धन र धन अ। ज्ञानी का क्या है? ज्ञा का क्या है? तो इसको ले लेते हैं ज्ञानी, तो ज य धन आ धन न धन ई, ज्ञानी हो गया। उसी प्रकार हम लोग श्रमिक का ले लेते हैं, तो स धन र धन अ धन म धन ई धन क धन अ। यानी कि यदि संयुक्त व्यंजन वर्ण छ त्र ज्ञ और श्र का वर्ण विच्छेद करना हो तो छ त्र ज्ञ और श्र का वर्ण विच्छेद करते समय इन्हें मूल व्यंजन वर्ण न मान करके वर्ण विच्छेद करना चाहिए, बल्कि इनका वर्ण विच्छेद उन वर्णों के रूप में किया जाना चाहिए जिससे मिलकर ये लोग बने हुए हैं। हिंदी में हम लोगों को ज्ञ का वर्ण विच्छेद करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हिंदी में ज्ञ का जो उच्चारण होता है वह ज्ञ और या की तरह होता है। ज्ञ का उच्चारण किस प्रकार में होता है? तो ज्ञ का उच्चारण ज्ञ इस रूप में होता है। कुछ लोग ज्ञ करते हैं, कुछ लोग ज्ञ करते हैं। यह आगे आने वाले व्यंजन वर्ण के अनुसार भी हो सकता है। तो हिंदी में क्या होता है कि ज्ञ का उच्चारण ज्ञ की तरह होता है, परंतु ज्ञ किससे मिलकर? ज और यहाँ से मिलकर बना है। अतः वर्ण विच्छेद करते समय ज्ञ के वर्ण विच्छेद में हमको अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। फिर देखते हैं, पहला हम लोगों ने देखा कि संयुक्त व्यंजन वर्ण छ त्र ज्ञ और श्र का वर्ण विच्छेद करते समय हमें क्या करनी चाहिए। इसमें जो दूसरी स्थिति बन पड़ती है, अधूरी खड़ी पाई व बिना पाई वाले वर्णों का वर्ण विच्छेद। दूसरी स्थिति क्या बन पड़ती है कि अधूरी खड़ी पाई व बिना पाई वाले युक्त व्यंजन वाले वर्णों या संयुक्त लिख लीजिए वाले संयुक्त वर्णों का वर्ण विच्छेद।
अधूरी खड़ी पाई व बिना पाई वाले संयुक्त व्यंजन वर्णों का वर्ण विच्छेद। हिंदी में हम लोग जानते हैं कि कुल 9 व्यंजन वर्ण होते हैं जो अधूरी पाई वाले होते हैं या बिना पाई वाले होते हैं। अधूरी पाई वाले कौन कौन से हैं? तो यह 6 ट ठ ड ढ द र और है। कौन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ, तो हिंदी में यह 9 व्यंजन वर्ण होते हैं जो अधूरी खड़ी पाई वाले होते हैं, जिसमें से 7 तो अधूरी खड़ी पाई वाले हैं, लेकिन 6 और र जो होते हैं वह खड़ी पाई रहित होते हैं। इन व्यंजन वर्ण जो होते हैं वह जब किसी भी व्यंजन के साथ संयोग करते हैं तो इनका लेखन रूप अलग हो जाता है। इनसे मिले हुए संयुक्त व्यंजन वर्णों का वर्ण विच्छेद करते समय हमें एक अलग ही सावधानी बरतनी पड़ती है। यह व्यंजन वर्ण में इसमें क्या होता है कि ए व्यंजन वर्ण स्वर रहित होने पर एक विशेष चिन्ह लगा लेते हैं। र को छोड़ करके यह व्यंजन वर्ण हलंत के प्रयोग के साथ हल चिन्ह के साथ प्रयोग होते हैं। र को भी हम लोग एक विशेष रूप में लिखा जाता है। यह क्या होते हैं कि जब यह व्यंजन वर्ण स्वर रहित होते हैं तो इन्हें हम लोग र को छोड़ करके अधूरा नहीं लिखते हैं, जिसमें न को और छ को क्या होता है, इनको हल चिन्ह के साथ लिखा जाता है। किसके साथ लिखा जाता है? हल चिन्ह के साथ लिखा जाता है, जिसमें से छ के साथ हल चिन्ह का प्रयोग कहीं दृष्टिगोचर नहीं भी होता है। अन्य रूप में है जिसमें है, किसमें है? ट है, ठ है, ड है और ढ है। क्या है? यह इस रूप में पदेन र के रूप में लिखे जाते हैं। किस रूप में लिखे जाते हैं? पदेन र के रूप में, यानी उल्टे वी के रूप में लिखे जाते हैं, पदेन रूप में, जिसमें भी ट और ड के साथ ही इनका प्रयोग होता है। ठ और ढ के साथ इनका प्रयोग बहुत ही कम दृष्टिगोचर होता है। फिलहाल मुझे तो ऐसा कोई शब्द याद नहीं पड़ रहा है। जबकि द है और र क्या करते हैं? यह एक विशेष रूप बनाते हैं। क्या बनाते हैं? विशेष रूप बनाते हैं। अतः इन 9 व्यंजन वर्णों के साथ यदि यह 9 व्यंजन वर्ण जब संयुक्त रूप में आते हैं तो इनके उच्चारण के समय हमें क्या करना चाहिए? विशेष सावधानी बरतना चाहिए। तो उसमें क्या क्या होता है कि ङ और छ क्या होते हैं? वह हल चिन्ह के साथ आते हैं, तो इनका वर्ण विच्छेद करते समय इनको हल चिन्ह के साथ लिख लिया जाता है। ट ठ ड ढ क्या आते हैं? यह पदेन रूप में अर्थात उल्टे वी के रूप में आते हैं। इनका भी वर्ण विच्छेद करते समय हमें कोई कठिनाई नहीं होती है। लेकिन द है और र क्या होते हैं? यह किसी भी व्यंजन वर्ण के साथ संयोग करते हुए अर्थात संयुक्त व्यंजन वर्ण के रूप में आते हुए यह एक विशेष रूप बनाते हैं। तो आइए हम लोग द है और र के रूप में चर्चा कर लेते हैं। यह संयुक्त व्यंजन वर्ण में किस रूप में आते हैं? तो द, र और है क्या करते हैं? एक विशेष रूप बनाते हैं। तो इनका वर्ण विच्छेद किस प्रकार से किया जाता है, इस पर हम लोग एक चर्चा कर ले रहे हैं। तो पहला है कि द के विभिन्न रूप। पहला कौन सा है? पहला है द के विभिन्न रूप।
संयुक्त व्यंजन वर्ण बनने की स्थिति में, संयुक्त व्यंजन वर्ण बनने की स्थिति में स्वर रहित द भिन्न भिन्न रूप बनाता है। संयुक्त व्यंजन वर्ण बनने की स्थिति में स्वर रहित द भिन्न भिन्न रूप बनाता है, अर्थात यदि द स्वर रहित होगा और इसके साथ कोई अन्य व्यंजन वर्ण का संयोग होगा तो यह क्या करता है, यह भिन्न भिन्न रूप बनाता है। कैसे? इसका पहला रूप हो गया, पहला रूप है किस रूप में, यह द के रूप में है। पहला रूप है क्या, किस रूप में हुआ, यह द के रूप में हुआ। पहला किस रूप में हुआ, तो द पहला द के रूप में हो गया। उसी प्रकार यह किससे मिलकर बना हुआ है, यह द और यह से मिलकर बना। उसी प्रकार हुआ द्र, तो किससे मिलकर बना हुआ है, द धन र से मिलकर बना हुआ। इसी प्रकार द्व है तो किससे मिलकर बना है, द और व के रूप में। इसी प्रकार द और ध से रूप मिलकर के बना हुआ है। अर्थात यदि किसी भी शब्द में स्वर रहित द आ जाता है तो यह बहुत से रूप बनाता है, जैसे द्य है, द्र है, द्व है, उसी प्रकार द ध है, उसी प्रकार द है, द के साथ भ है, उसी प्रकार द के साथ ल रूप में बनाता है। उसी प्रकार द है के रूप में बनाता है। अर्थात इसके अलावा भी द जो होता है वह इसके अलावा भी कई व्यंजन वर्णों के साथ क्या करता है, संयोग करता है। उसी प्रकार द जो है वह द के साथ इस रूप में बन जाता है, द धन द के रूप में। तो जब द बिना स्वर के साथ रहता है, अर्थात द जब बिना स्वर रहित होता है, द जब क्या रहता है कि स्वर रहित होता है, अर्थात बिना स्वर के साथ होता है, तो यह उस रूप में आता है। तो यहाँ पर देखने में द तो छोटा है, यहाँ पर देखने में क्या होता है कि द यहाँ पर बड़ा है, द क्या है, वह बड़ा है, और इसके जो नीचे लगा हुआ है वह व्यंजन वर्ण देखने में छोटा लगता है। लेकिन क्या होता है कि द यहाँ पर स्वर रहित होता है, इसीलिए इन सब का वर्ण विच्छेद करते समय हमें अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए, अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। इसमें द जो होता है वह पहले रहता है और वह स्वर रहित होता है, जबकि नीचे का जो व्यंजन होता है वह देखने में लेखन की दृष्टि से भले ही छोटा होता है, लेकिन क्या होता है, वह स्वर के सहित होता है, वह बाद में होता है। तो द के स्वर रहित होने पर लगभग इतनी स्थितियां बनती हैं, तो इनका वर्ण विच्छेद करते समय हमें अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। उसी प्रकार र का रूप देख लेते हैं हम लोग। र के विभिन्न रूप हम लोग देख लेते हैं। र के हम लोग विभिन्न रूप देख लेते हैं। तो रेफ के रूप में आने पर र क्या होता है, स्वर रहित होता है। हम लोग जानते हैं कि स्वर रहित र
किस रूप में आता है? रेफ के रूप में। और जब वह पदेन आता है किसमें आता है? तो वह स्वर सहित रूप में आता है। स्वर सहित रूप में र किस रूप में आता है? तो पदेन के रूप में होता है। र के विभिन्न रूप रेफ रूप में लिखे जाने पर र स्वर रहित होता है। जैसे धर्म में है, कर्म में है, कार्य में है। अन्य रूप में जैसे पदेन रूप में जो हुआ, जैसे ट ठ ड में जो आता है, और क में, ख में, ग में जिस रूप में आता है वह स्वर सहित होता है। वर्ण विच्छेद करते समय क्या करना चाहिए? इनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा व्यंजन वर्ण पहले आता है और कौन सा व्यंजन वर्ण बाद में आता है। तो हमने त के भिन्न भिन्न रूप देख लिए और र के भी भिन्न भिन्न रूप द के भी भिन्न भिन्न रूप देख लिए और र के भी भिन्न रूप देख लिए। तो एक बार हम लोग द में फिर से चर्चा करते हैं। तो द के भिन्न भिन्न रूप क्या है? द्य है, द्र है, द भ है, द के साथ व है, द के साथ द है, द के साथ ध है, द के साथ म है, द के साथ न है। इस प्रकार के रूपों में द स्वर रहित होता है। अतः वर्ण विच्छेद करते समय द को स्वर रहित लिखना चाहिए, अर्थात द को पहले लिखना चाहिए। भले ही देखने में क्या होता है कि द बड़ा दिखाई पड़े और बाद वाला व्यंजन छोटा दिखाई पड़े। फिर है र के भिन्न भिन्न रूप। उसके बाद हम लोग है के भिन्न भिन्न रूप देख लेते हैं। तो है के भिन्न भिन्न रूप कौन कौन से हैं? है के भी भिन्न भिन्न रूप कौन कौन से हैं? तो है के भिन्न भिन्न रूप है के भिन्न भिन्न रूप। है का भिन्न भिन्न रूप इस प्रकार से एक रूप आता है, इसमें है और न मिलकर बना होता है। उसी प्रकार है में मैं मिला होता है तो एक किसमें बना होता है धन मैं से, है धन मैं से मिला होता है। उसी प्रकार है तो है धन र होता है। उसी प्रकार है में लय होता है। कौन सा है धन लय होता है। उसी प्रकार है और उसमें वह है, इसमें क्या होता है के साथ वह होता है। अर्थात है भी स्वर रहित होने पर जब व्यंजन वर्णों के साथ संयोग करता है तो यह के साथ बनाता है, मैं के साथ बनाता है, न के साथ बनाता है, ल के साथ बनाता है, और क्या बनाता है? यह री स्वर के साथ भी बनाता है। किस रूप में? र के साथ इस रूप में। तो है धन री इस रूप में बनाता है। तो इसमें इन सब चिन्हों को लिखने की, इन सब संयुक्त वर्णों को लिखने की क्या आवश्यकता है कि यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि देखने में तो है का चिन्ह बड़ा है। देखने में क्या है का चिन्ह तो बड़ा है, परंतु यहाँ पर है पहले आता है और वह स्वर रहित होता है, जबकि उसके साथ लगा हुआ जो व्यंजन वर्ण है वह स्वर सहित होता है और वह बड़ा होता है। इसलिए है को हम लोग वर्ण विच्छेद करते समय क्या किया जाता है? वर्ण विच्छेद करते समय वर्ण विच्छेद करते समय है को पहले लिखा जाता है को पहले लिखा जाता है। क्या किया जाता है को पहले लिखा जाता है। अब सभी शब्दों का, सभी वर्णों से मिलकर बने हुए शब्दों का उदाहरण देना यहाँ संभव नहीं है, क्योंकि समय काफी अधिक हो जाता है। इसलिए इसको हम लोग जब अभ्यास करेंगे तो उसमें हम लोग
कायदे से इसको उदाहरण से समझ लेंगे। उसी प्रकार है स व्यंजन वर्ण के विभिन्न रूप, स व्यंजन वर्ण के विभिन्न रूप कौन कौन से होते हैं? तो स व्यंजन वर्ण हिंदी वर्णमाला का जो स व्यंजन वर्ण होता है वह वर्णों से संयोग करके अलग अलग रूप धारण करता है। कौन कौन सा रूप धारण करता है? तो पहला है स का री के साथ, स का री के साथ संयोग। जब स री स्वर के साथ संयोग करता है तो यह एक विशेष रूप धारण करता है। इसलिए श्री का वर्ण विच्छेद करते समय हमें किस रूप में लिखना चाहिए? इसको स धन री इस प्रकार से लिखना चाहिए। स धन, इसको क्या लिखना चाहिए? स धन ई, इस रूप में इसका वर्ण विच्छेद करना चाहिए। दूसरा है व्यंजन के साथ संयोग, व्यंजन के साथ संयोग। इसमें कौन सा ए है? जब स र या व के साथ संयोग करता है। जब स र अथवा व के साथ संयोग करता है तो किस रूप में आता है? तो इस रूप में धारण कर लेता है या व के साथ इस रूप में धारण कर लेता है। इसलिए इन दोनों का वर्ण विच्छेद करते समय हमें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। और स जब भी है इसमें स धन अन्य व्यंजन वर्ण, स धन अन्य व्यंजन वर्ण के रूप में क्या आता है? वह स रूप में आता है। स र अथवा व के साथ वह किस रूप में आता है? इस रूप में आ जाता है। और री के साथ भी यह किस रूप में आता है? यह इस श्री के रूप में आता है। तो हमें स के स्वर के साथ संयोग अथवा स के र और व के साथ संयोग करने की स्थिति में जो भी चिन्ह हमें मिलते हैं, यदि हमको इनका वर्ण विच्छेदन करना हुआ तो हमको स के रूप में ही इनका वर्ण विच्छेदन करना होगा, न कि उस रूप में। आइए हम लोग अब अगला नियम देख लेते हैं। अगला नियम कौन सा है? तो उत्क्षिप्त व्यंजन वर्ण का 7वां नियम क्या है? उत्क्षिप्त व्यंजन वर्ण का वर्ण विच्छेद। हम लोग जानते हैं कि हिंदी में दो व्यंजन वर्ण, र और ढ को उत्क्षिप्त व्यंजन वर्ण कहा जाता है। इन दो व्यंजन वर्णों का संयोग करते समय क्या होता है? इन्हें र और ढ रूप में ही लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? क्योंकि यह दोनों व्यंजन ड और ढ से अलग हैं। इसलिए इन दोनों व्यंजन वर्णों का वर्ण विच्छेद करते समय इन्हें र और ढ रूप में ही किया जाता है, र और ढ रूप में ही किया जाता है। और ये अगला नियम देख लेते हैं, तो है
आगत व्यंजन ख, ख, ग, ज और फ का वर्ण विच्छेद। आगत व्यंजन क, ख, ग, ज और फ का वर्ण विच्छेद। तो क, ख, ग, ज, फ अरबी फारसी से हमारी हिंदी भाषा में गृहीत व्यंजन वर्ण है। इन व्यंजन वर्णों का वर्ण विच्छेद करते समय यदि किसी शब्द में ए व्यंजन वर्ण आते हैं तो इनका वर्ण विच्छेद करते समय इन्हें ख, ख, ग, ज और फ रूप में ही किया जाता है, क्योंकि यह ध्वनियां या यह वर्ण क, ख, ग, ज और फ से अलग होते हैं। इनका वर्ण विच्छेद करते समय इसी रूप में किया जाता है। तो आज की कक्षा में हम लोगों ने वर्ण विच्छेद के विषय में पढ़ा और हमने यथासंभव सभी नियमों को समझने का प्रयास किया। तो इस प्रयास में हम कहाँ तक सफल हो पाए हैं, यह सब आप लोगों के सहयोग से ही निश्चित होगा। तो हमने अपने तरफ से सभी नियमों पर चर्चा कर लिया है। यदि कोई भी नियम छूट गए होंगे या छूट जाते हैं या किसी अन्य नियम की भी हमको आवश्यकता होगी तो हम उसको एक अलग वीडियो के माध्यम से चर्चा कर लेंगे। आज दिवाली का मौसम है, हो सकता है आप सबको पटाखों की आवाज़ सुनाई दे रही हो, तो आप सभी को दीपावली की मंगल शुभकामनाएं। भगवान श्री गणेश, माता लक्ष्मी आप सभी को आप सबका यथेष्ट मनोकामना पूर्ति हो। आप सभी को सपरिवार दीपावली की शुभकामनाएं। नमस्ते।